तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते हैं। राकेल को खुशी हुई जब उसके अंगों ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तभी उसे सूचित किया गया कि उसका नया अंग सक्रिय हो गया है। पेट ने एक बहुत मोटे बच्चे का रूप लेकर अंगों की दुनिया में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने आधुनिक दुनिया के विभिन्न जंक फूड की मांग शुरू कर दी। उसने पहले कई प्रकार के जंक फूड मांगे, फिर जापानी व्यंजन जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। राकेल ने दुखी होकर कहा, मुझे भी ये सब खाना है, लेकिन ये यहाँ नहीं है। पेट ने अपनी भूख पर काबू पाते हुए समझौता किया। ठीक है, मिठाई दे दो। राकेल ने पेट को कैंडी दी और पेट ने खुशी खुशी खा ली। इसका स्वाद तो किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा है, उसने सोचा। इसके बदले पेट ने उसे 300 एचपी दिए। बाकी अंग अपने नए साथी के आने की खुशी में 700 एचपी और दे दिए। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसकी आजरान तकनीक लेवल अप हो गई है। वेयरवोल्फ की पूंछ का सफल इलाज करने के कारण उसका मना सर्कल विस्तारित हो गया। यह उसे छाती में एक बढ़ते हुए पानी के गुब्बारे जैसा एहसास दे रहा था। वह अपनी एचपी में हुई वृद्धि और क्लिनिक की मजबूत नींव से संतुष्ट था। तभी एक नर्स ने आकर उसे सूचित किया कि एक मरीज को बुखार है और उससे अजीब सी गंध आ रही है। वह मरीज को देखने के लिए रवाना हुआ, सोचते हुए कि उसका क्लिनिक अब सही राह पर है। दृश्य बदलता है। सर पावर्ड, जो साइड पैलेस के मुख्य बटलर हैं, रिकॉर्ड चेक कर रहे थे। अचानक उनका चेहरा डर से भर गया। कहाँ गलती हो गई? उन्होंने खुद से पूछा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी है। वह तुरंत राकेल के कार्यालय पहुंचे और दरवाजा खोलते ही चिल्लाने लगे। राकेल को लगा शायद फिर से गार्डन उसे डराने आ गया, लेकिन इस बार यह बटलर था। माफ करें, लेकिन यह जरूरी है। बटलर ने माफी मांगी। उन्होंने धीरे से कहा, हमारा बजट खत्म हो चुका है। क्या? राकेल चिल्लाया। मैं क्राउन प्रिंस हूँ, ये कैसे संभव है? बटलर ने बताया कि पिछले शरद ऋतु में राकेल ने खुद ही साइड पैलेस का बजट घटा दिया था। यह सुनकर राकेल ने खुद को कोसा। राकेल, तूने क्या कर दिया? बटलर ने समझाया, आपने सोचा था कि आप ज्यादा दिन नहीं जिएंगे और बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए बजट की जरूरत नहीं समझी। राकेल ने सूखे स्वर में कहा, हाँ, और अब मैं खुश भी नहीं हूँ। वह फर्श पर लेट गया, सोचते हुए कि अब वह बिल्कुल कंगाल है। जीवन तो पैसों के बिना अधूरा है, उसने सोचा। फिर उसने खुद से कहा, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, समाधान निकालना होगा। वह उठा, बटलर की ओर देखा और कहा, बताओ अब हम क्या कर सकते हैं? राकेल ने बटलर से पूछा, क्या हम ऑपरेटिंग बजट के लिए और पैसा मांग सकते हैं? बटलर ने निराशा से जवाब दिया, नहीं, यह संभव नहीं है। यह सुनकर राकेल का चेहरा गंभीर हो गया। उसी पल उसने कबूल किया, अगर साइड पैलेस का पारंपरिक चिकित्सा क्लिनिक बंद हो गया तो मैं मर जाऊंगा। बटलर ने चौंक कर पूछा, आपकी मौत का क्लिनिक से क्या लेना देना है? लेकिन राकेल ने जवाब देने के बजाय गहरी सांस ली और पूछा, क्या हम सच में बजट नहीं बढ़ा सकते? बटलर ने फिर समझाया कि साल के अंत में ही बजट बढ़ाने की अनुमति है, लेकिन उसने जोड़ा, इस कानून का एकमात्र अपवाद आपके पिता हैं। राकेल उत्साह से बोला, तो मैं उनसे मदद मांगता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसके पिता ने उसकी मदद में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह सोचने लगा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पहले भी मुझे अपने क्लिनिक को पैसों की कमी के कारण बंद करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं वित्तीय मुद्दों से हार नहीं मानूंगा। साइड पैलेस की सारी संपत्ति कहाँ है? उसने बटलर से पूछा। बटलर ने उलझन में पूछा, आपको इनकी जरूरत क्यों है? राकेल ने दृढ़ता से कहा, मैं सब कुछ बेच दूंगा, पेंटिंग्स, चांदी, सोने के बर्तन, सब कुछ। बटलर को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। इन चीजों की मैंने कितनी देखभाल की है, उसने सोचा। लेकिन जब उसने राकेल से इसे फिर से सोचने का अनुरोध किया तो क्रूर प्रिंस ने सीधे मना कर दिया। बटलर ने निराश होकर एक कटु टिप्पणी की। कुछ दिनों बाद राकेल ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों के साथ बजट संकट पर चर्चा की। हमने लग्जरी सामान बेचकर अस्थायी राहत पाई है, उसने समझाया, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। बटलर ने चिंतित होकर कहा, अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। राकेल ने सीधे कहा, अब हम दवाएं बेचेंगे। दोनों पुरुष अवाक रह गए। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर राकेल चिल्लाया, मैं दवा बेचने वाला क्राउन प्रिंस बन जाऊंगा। फ्रंट प्लाजा में लोग साइड पैलेस से जुड़ी खबरों पर चर्चा कर रहे थे। तुमने सुना? क्राउन प्रिंस ने साइड पैलेस का क्लिनिक चालू रखने के लिए अपनी सारी लग्जरी चीजें बेच दी। इतिहास में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। वे राकेल से प्रभावित हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ ने तो उसकी महानता में गीत गाने शुरू कर दिए। साइड क्लिनिक में
वे पैसे कमाने के लिए दवा बेचने की योजना पर चर्चा कर रहे थे। यह मेरी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी कदम है, राकेल ने कहा। बटलर ने सुझाव दिया, अगर बजट की समस्या है तो मरीजों से छोटी फीस लेनी चाहिए, लेकिन राकेल ने तुरंत असहमति जताई। फीस वसूलने से बहुत कम लोग इलाज के लिए आएंगे। मुझे जितना हो सके उतना लाइफ बोनस चाहिए। हम बहुत महंगी और असरदार दवाएं बेचेंगे, उसने कहा। ऐसी दवाएं जो लोग प्रदर्शन के लिए खरीदें, उसने जोड़ा। मैं एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करूंगा जो विलासिता और उच्च सामाजिक दर्जे का प्रतीक होगा। यह दवा अमीर परिवारों के लिए गर्व की बात बनेगी। डामन और बटलर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की शक्लें बिल्कुल खाली थीं। बटलर ने सवाल किया, क्या वाकई ऐसी कोई दवा मौजूद है? राकेल ने गर्व से जवाब दिया, बिल्कुल। इसे गोल्डन मिनोटॉर कामिंग पिल कहते हैं। ये मिनोटॉर के गॉल ब्लैडर से निकाले गए गैलस्टोन से बनाई जाती है। कोरियाई लोग अपने नर्व्स को शांत करने के लिए कामिंग पिल्स का उपयोग करते हैं और यह दवा दिमागी बीमारियों, हार्ट प्रॉब्लम्स और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए भी काम आएगी। वह रास्ते में डामन को इस दवा के बारे में समझा रहा था। डामन ने संदेह जताते हुए पूछा, क्या लोग सचमुच इसे खरीदेंगे? राकेल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, वे इसे जरूर खरीदेंगे। मैं इसे एक लिमिटेड एडिशन की तरह पेश करूंगा। लोग इसे हर हाल में खरीदेंगे। यह उनकी मनोविज्ञान है। वह मुस्कुराते हुए जोड़ा, मैं इसे बैल के बजाय मिनोटॉर के गैलस्टोन से बनाऊंगा। यह उन्हें इसे खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि डामन के अविश्वास भरे शब्दों ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया। अगर यह दवा इतनी प्रभावी है तो मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? राकेल ने जवाब दिया, क्योंकि यह एक गिरे हुए राज्य जियोन से आती है। डामन ने सूखे स्वर में टिप्पणी की, मैंने इस राज्य के बारे में भी कभी नहीं सुना। राकेल ने चहकते हुए कहा, मैंने इसके बारे में अपने सपने में सुना। सारी दवाएं जो मैं सीख रहा हूँ मेरे सपनों से आ रही हैं। डामन ने उसकी पीठ को देखते हुए सोचा कि गार्डन तो किसी बच्चे की तरह हर बेवकूफी भरी बात मान लेता है जो उनका क्राउन प्रिंस कहता है। मुझे तो बस अपनी सैलरी समय पर मिलनी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। वह तेजी से उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, क्या आप बिना लाइसेंस के लोगों का इलाज करने जा रहे हैं? ये सुनकर राकेल के कदम वहीं रुक गए। डामन ने जोर देकर कहा, आपको गार्डन की तरह डॉक्टर की परीक्षा पास करनी होगी, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। राकेल ने घबराकर हंसते हुए कबूल किया, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। डामन ने गंभीरता से कहा, पहले हमें फंडिंग की समस्या हल करनी होगी। इसके लिए हमें मिनोटॉर का गैलस्टोन चाहिए। राकेल ने कहा, लेकिन हर्बल स्टोर में यह नहीं है। लोग बैल का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। डामन ने समाधान के बारे में पूछा। राकेल ने गर्व से कहा, मैं एक जिंदा मिनोटॉर खरीदूंगा। इसके लिए मैं मॉन्स्टर ऑक्शन में जाऊंगा। डामन हैरान होकर बोला, आप खुद जाने की सोच रहे हैं? राकेल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे खुद मिनोटॉर और उसके गैलस्टोन की गुणवत्ता जांचनी है। डामन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, यह आदमी सच में पागल है। उसी समय एग्नेस एक गाड़ी लेकर पहुंची और इशारा किया कि वे गाड़ी में बैठ जाएं। डामन ने अविश्वास से पूछा, क्या हम अभी रवाना होने वाले हैं? राकेल ने जवाब दिया, मेरे लिए समय सोने से ज्यादा कीमती है। जल्दी बैठो वरना गार्डन हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। गाड़ी चलने लगी। गार्डन भागते हुए आया और चिल्लाने लगा, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? राकेल ने चिल्लाकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्लिनिक संभालने के लिए। रास्ते में डामन ने गाड़ी की आरामदायक सीटों पर टिप्पणी की। राकेल ने घमंड से कहा, यह तो क्राउन प्रिंस की गाड़ी से उम्मीद की जाती है। मिनोटॉर की नीलामी के दौरान राकेल और डामन चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहे। आसपास का माहौल बेहद शांत था और डामन ने समझाया, यह इसलिए है क्योंकि शोर मचाने से मॉन्स्टर जाग सकते हैं। राकेल उत्सुकता से मिनोटॉर के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ऐसा लगने लगा कि नीलामी खत्म हो सकती है और मिनोटॉर नहीं दिखेगा, एक गाड़ी अंदर आई। गाड़ी में लोहे के पिंजरे में बंद एक भारी भरकम मिनोटॉर था। इसे देखते ही राकेल इसकी ताकत और वजन से प्रभावित हुआ। मेजबान ने घोषणा की, यह इस नीलामी का मुख्य आकर्षण है जिसे 7 सबसे बेहतरीन शिकार टीमों ने पकड़ा है। मेजबान ने घोषणा की, शुरुआती बोली 50,000 मैगन से शुरू होगी। ये सुनते ही राकेल दंग रह गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मैंने सही सुना? दूसरे मॉन्स्टर तो 5,000 मैगन में बिक रहे थे, ये इतना महंगा क्यों है? डामन ने सवाल किया, क्या आपके पास इतना पैसा है? राकेल ने सोचा, मैंने 100,000 मैगन लाए हैं, लेकिन भीड़ की उत्सुकता देखकर लगता है बोली बहुत ऊंची जाएगी। यह बहुत महंगा सौदा हो सकता है।
थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डामन की ओर मुड़कर धीरे से अपनी योजना बताई। डामन ने योजना सुनते ही कहा, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? राकेल ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, डामन ने भौहें चढ़ाते हुए टिप्पणी की। यह तो किसी गुंडे की योजना जैसी लगती है। राकेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुंडा कहो या राजा, फर्क नहीं पड़ता जब तक यह काम कर जाए। डामन योजना को अमल में लाने के लिए निकल पड़ा और राकेल ने बोली की कीमत बढ़ते हुए देखना जारी रखा। जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, राकेल की चिंता बढ़ने लगी। अगर डामन जल्दी नहीं लौटा तो कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। तभी मेयर वहां पहुंचे। क्राउन प्रिंस महोदय, उन्होंने चापलूसी भरे स्वर में कहा। राकेल ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए उन्हें देखा और सोचा। राकेल ने मेयर का गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर पूरी मासूमियत से ऐसा नाटक किया जैसे वह मेयर को देखकर चौंक गया हो। मेयर ने यह समझते ही कि प्रिंस सबका ध्यान खींचना चाहते हैं, उनकी योजना में पूरा सहयोग देने का फैसला किया। क्राउन प्रिंस महोदय, मेयर ने जोर से घोषणा की, मैं आपके लिए 100 बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था करता हूँ। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक कर प्रिंस की ओर देखने लगे। राकेल ने औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जबकि डामन वहां खड़ा हुआ इस तमाशे को देखकर बेहद परेशान लग रहा था। इसके बाद राकेल ने बड़े नाटकीय अंदाज में याद दिलाया, मुझे तो नीलामी में भाग लेना है। उन्होंने 60,000 मैगन की बोली लगाई। उनकी अभिव्यक्ति से साफ जाहिर हो रहा था कि वह क्राउन प्रिंस हैं और कोई उनकी बोली के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी दर्शकों ने समझ लिया कि मिनोटॉर के लिए बोली लगाना अब संभव नहीं है। मेजबान भी घबराए हुए थे कि उन्हें अपना सबसे कीमती आइटम केवल 60,000 मैगन में बेचना पड़ सकता है। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक व्यक्ति ने 7 मैगन की बोली लगाई। राकेल सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह व्यक्ति दक्षिणी देश अम्बिस के राजा का प्रिय गिनेस था। गिनेस ने सोचा, मैं इस देश का नागरिक भी नहीं हूँ तो प्रिंस मेरा क्या कर लेंगे। कुछ लोग गिनेस को मसीहा मानकर उसकी तारीफ करने लगे, जबकि बाकी लोग फुसफुसा रहे थे कि प्रिंस को दुश्मनी निभाने के लिए बदनाम किया गया है। राकेल अब गुस्से में जल रहे थे। उन्होंने 71,000 मैगन की बोली लगाई। गिनेस ने इसे 80,000 तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच बोली लगाने की जंग जारी रही। आखिरकार मेजबान ने घोषणा की, मिनोटॉर 250 मैगन में बिक चुका है। विजेता हैं गिनेस। गिनेस ने विजयी मुस्कान के साथ प्रिंस पर तंज कसा। दूसरी ओर राकेल का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। डामन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कम से कम आपने सारा पैसा एक मिनोटॉर पर नहीं लुटाया। यह सुनकर राकेल का आत्मविश्वास लौट आया, लेकिन डामन के मन में गहरी चिंता थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सैलरी समय पर मिलेगी भी या नहीं। डामन ने मजाकिया लहजे में कहा, मैं तो यहाँ तब तक हूँ जब तक मेरी तनख्वाह पक्की है। राकेल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें अंडरग्राउंड से बचाया था। डामन ने शांति से जवाब दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन एक स्थिर सैलरी होना बिल्कुल अलग बात है। डामन की ओर देखते हुए राकेल सोच में डूब जाते हैं। वह डीमन सोर्ड उपन्यास के उस अंतिम अध्याय को याद करते हैं जिसे उन्होंने पढ़ा था। उस अध्याय के अनुसार डामन इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। राकेल को यह जानकर सुकून मिलता है कि डामन उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ डामन का होना केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि राकेल को यकीन है कि डामन को एक स्थिर जीवन देने से दुनिया को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी। वह डामन से गंभीरता से कहते हैं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी सैलरी हमेशा समय पर मिले। इसके बाद वह मेयर की ओर रुख करते हैं, जो उन्हें अपने घर ले जाने का आग्रह कर रहे होते हैं। मेयर पूछते हैं, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? राकेल जवाब देते हैं, हारने के बाद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दृश्य बदलता है। एक बड़े घर में मिनोटॉर को जंजीरों से बांधा गया है। गिनेस, जो इसे खरीद चुका है, उसकी हालत चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और क्राउन प्रिंस पर अपनी जीत के बारे में शेखी बघाड़ता है। तभी एक और व्यक्ति दृश्य में प्रवेश करता है। यह के का सबसे माहिर टैक्सीडर्मिस्ट है, जिसे गिनेस ने खास तौर पर बुलाया है। टैक्सीडर्मिस्ट पूछता है, आप इसे किस शैली में प्रस्तुत करना चाहेंगे? गिनेस जवाब देता है, इसे जितना भव्य बनाया जा सके वैसा बनाएं। यह राजा को उनके जन्मदिन पर देने वाला उपहार है। इसके बाद एक मैज जादूगर प्रवेश करता है, जो टैक्सीडर्मी प्रक्रिया में मदद करने वाला है।
मैज बिना समय बर्बाद किए वैक्यूम मैजिक शुरू करता है जो मिनोटॉर को साफ तरीके से मारने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ही जादू शुरू होता है, मिनोटॉर अपनी मौत का एहसास कर लेता है। वह अपने परिवार को याद करता है और सोचता है कि इंसान कितने निर्दयी होते हैं। इसी पीड़ा में वह मैजिक को तोड़ता है और जंजीरों को चीर देता है। दूसरी ओर मेयर के घर में राकेल थकावट से बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। उनका शरीर शिकायत कर रहा होता है, लेकिन वह अगले दिन मिनोटॉर खरीदने के लिए दृढ़ रहते हैं। डामन को उनकी योजना पर शक होता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तभी उनके एक आदमी ने प्रवेश करते हुए चेतावनी दी, यहाँ कुछ बड़ा खतरा आने वाला है, हमें तुरंत खाली करना होगा। राकेल कड़क आवाज में पूछते हैं, क्या चल रहा है? उसी समय दीवार टूट जाती है। डामन तुरंत राकेल के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक ताकतवर हाथ उन्हें दूर फेंक देता है। धूल के बीच से राकेल यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि मिनोटॉर है। कुछ देर पहले मिनोटॉर की जंजीरों को तोड़ने की ताकत ने सबको नीचे गिरा दिया था। केवल गिनेस बचा था, जो चिल्लाते हुए मिनोटॉर से कहता है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। मिनोटॉर को मास्टर जैसे शब्दों का मतलब समझ नहीं आता और वह गिनेस का पीछा करना शुरू कर देता है। गिनेस भागकर मेयर के घर की ओर छिप जाता है और मिनोटॉर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। मिनोटॉर अब राकेल के सामने खड़ा है और राकेल को भागने का मौका मिल सकता है, लेकिन अचानक उनकी नजर मिनोटॉर की आंखों पर पड़ती है। वे आंखें दर्द और गहरी पीड़ा से भरी हुई थीं, जैसे किसी मरीज की। मिनोटॉर भी अपने विचारों में खो जाता है और कुछ याद करता है। अचानक मिनोटॉर के कदमों से धरती कांपने लगती है और उसका पूरा ध्यान डामन पर केंद्रित हो जाता है। मिनोटॉर गुस्से में दहाड़ते हुए डामन पर हमला करता है। डामन अपनी तलवार से इसका मुकाबला करता है, लेकिन मिनोटॉर की ताकत और गुस्सा दोनों ही असाधारण हैं। दूसरी ओर राकेल, जिसे एग्नेस ने सुरक्षित स्थान पर छोड़ा था, अभी भी थरथरा रहे थे। उनके मन में विचार आ रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। तभी उनका सिस्टम उन्हें एक नया नोटिफिकेशन देता है। ये बताता है कि मिनोटॉर की स्थिति खराब हो रही है और उसे तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। सिस्टम उन्हें सूचित करता है कि मिनोटॉर का दिल कभी भी बंद हो सकता है। राकेल चिल्लाते हैं, क्या मुझे इसे बचाने के लिए वापस जाना होगा? गार्डन और एग्नेस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जिद पर अड़े रहते हैं। अगर इसे अभी नहीं बचाया गया तो यह मर जाएगा और हम इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। राकेल की जिद को देखकर गार्डन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन एग्नेस उसकी दृढ़ता देखकर समझ जाती है कि उसे वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता। राकेल अपने सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए एग्नेस की मदद से मिनोटॉर के पास लौटता है। डामन अभी भी मिनोटॉर के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। राकेल चिल्लाते हैं, डामन इसे मत मारो, मैं इसे बचा सकता हूँ। डामन, जो मिनोटॉर के अगले वार से बचने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, आश्चर्य से पीछे मुड़ते हैं। तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें और मुझे मारने वाला है। लेकिन राकेल को अब सिर्फ मिनोटॉर की हालत सुधारने की चिंता होती है। वह तेजी से उसकी छाती के पास पहुंचते हैं, अपने अजरान कोड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। उनके सिस्टम और अंग, विशेष रूप से दिल, उन्हें निर्देश देते हैं कि मिनोटॉर के दिल को कैसे स्थिर करें। राकेल मिनोटॉर की छाती पर चढ़ते हैं और उसके हार्ट सेंटर का पता लगाते हैं। वह उसकी छाती में एक विशेष एक्यूप्रेशर बिंदु पर सुई चुभाते हैं। यह मिनोटॉर को अस्थायी रूप से शांत कर देता है। डामन चिल्लाते हैं, तुम क्या कर रहे हो? यह हमें मारने वाला था। राकेल जवाब देते हैं, ये सिर्फ दर्द में है। इसे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका दिल खराब हो रहा है। फिर अपने सिस्टम की मदद से राकेल मिनोटॉर के हार्ट बीट को स्थिर करते हैं। मिनोटॉर का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। आखिरकार वह शांत हो जाता है और दर्द से कराहता है। डामन अविश्वास से देखते हैं, तुमने इसे कैसे किया? राकेल थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने इसे बचा लिया, अब यह हमारा है। जब मिनोटॉर पूरी तरह से शांत हो जाता है, गार्ड और एग्नेस उसे वापस ले जाने के लिए आते हैं। राकेल, जो बेहद थके हुए हैं, अपने सिस्टम से प्राप्त एचपी बोनस देखकर खुश होते हैं। मुझे मिनोटॉर के इलाज के लिए 500 एचपी मिला, वह कहते हैं। डामन सिर हिलाते हैं और बड़बड़ाते हैं, ये आदमी पागल है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, यह काम कर गया। डेमन को ध्यान भटकाते हुए मिनोटॉर अगले ही पल उस पर हमला करता है और उसे दीवार में फेंक देता है। डेमन गिरने के बाद खुद को मलबे के नीचे पाता है और मिनोटॉर उसके करीब आता है। डेमन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर मलबे के नीचे दबा हुआ है। उसी समय ग्विम की शक्तिशाली बॉडी स्लैम उसे बचा लेती है। डेमन पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है और देखता है कि ग्विम मिनोटॉर से लड़ रहा है।
दूसरी ओर राइकेल सोचता है कि वह डेमन को नहीं खो सकता, खासकर तब जब उसने उसे पाने के लिए इतना संघर्ष किया है। इसी वजह से उसने ग्विम को लाल सूरजमुखी के बीज खिलाए ताकि वह बड़ा हो सके और मिनोटॉर से लड़ सके। राइकेल अपने अंगरक्षक को चिल्लाकर कहता है, उठो, हमें चारों ओर से घेर लिया जा रहा है। इस पर डेमन मजाकिया लहजे में जवाब देता है, क्या मुझे अभी पैसे की बात करनी चाहिए? लेकिन डेमन का पैर हिलने लायक नहीं है। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।